नमस्कार, आप सभी ने अध्याय 13 में भाग 5 तक देख लिया था। भाग 5 में आपने रसोपरासरणी परिकल्पना यानी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस के बारे में जाना। अब आते हैं हम भाग 6 में, उसके आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि होगा अप्रकाशीय अभिक्रिया। हमने आपको बताया था कि प्रकाश संश्लेषण 2 चरणों में संपन्न होता है। एक तो प्रकाशीय अभिक्रिया लाइट रिएक्शन जो कि ग्रैना में होता है, और दूसरा अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन जो कि स्ट्रोमा में होता है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में आपने पढ़ लिया था भाग 5 तक के अंतर्गत। अब हम भाग 6 में अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी डार्क रिएक्शन के बारे में बताएंगे जो कि स्ट्रोमा भाग में होता है और उसके दौरान ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 5 में क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर्स देखेंगे। सबसे पहला ये क्वेश्चन किया गया था कि क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में एटीपी के संश्लेषण हेतु कौन सी परिकल्पना सबसे ज़्यादा प्रचलित या मान्य है। तो मैंने आपको बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को समझने के लिए रसोपरासरणी परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी और यही मान्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाशीय अभिक्रिया में एटीपी का निर्माण किसके कारण होता है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में एटीपी का निर्माण प्रोटॉन प्रवणता के टूटने के कारण होता है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या कारण है कि ल्यूमेन यानी या क्या कारण है कि थैलाकॉइड की झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता विकसित हो जाती है। तो इसका आंसर होगा कि प्रोटॉन के थैलाकॉइड के अंदर यानी अवकाशिका ल्यूमेन में, जिसे हम इंग्लिश में ल्यूमेन कहते हैं अवकाशिका को, उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा बहुत बढ़ जाती है और इसी के कारण प्रवणता उत्पन्न होती है। अब ये हाइड्रोजन आयन की मात्रा क्यों बढ़ जाती है, इसके 2 रीज़न थे। एक तो ये कि जल का विघटन यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ल्यूमेन के अंदर ही होता है और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर के दौरान प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन मुक्त होते हैं जो ल्यूमेन में संचित होते रहते हैं। एक तो ये कारण है जिसके कारण ल्यूमेन में हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है यानी प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा, मोबाइल कैरियर प्लास्टोक्यूनोन जब इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है तो उस दौरान वो हाइड्रोजन आयन को स्ट्रोमा से लेकर अंदर ल्यूमेन में भेज देता है। अब इसके कारण भी ल्यूमेन के अंदर हाइड्रोजन आयन की मात्रा बढ़ जाती है और इससे प्रोटॉन ग्रेडियंट डेवलप हो जाता है, झिल्ली के आर पार प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया था कि एटीपी सिंथेज के कितने भाग होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं। तो एटीपी सिंथेज के 2 भाग होते हैं, F0 और F1। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो हम C आगे लगा देंगे, CF0 या F0 और CF1। इससे ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है कि क्लोरोप्लास्ट के हम एटीपी सिंथेज की बात कर रहे हैं या माइटोकॉन्ड्रिया के। माइटोकॉन्ड्रिया का जो एटीपी सिंथेज है वहाँ पर भी F0 और F1 पाए जाते हैं, लेकिन उनके आगे हम कुछ भी नहीं लगाते। वो ये सर्वमान्य रूप से वहाँ पर माना जाता है कि वो अगर F0 और F1 लिखा है तो माइटोकॉन्ड्रिया का एटीपी सिंथेज है। अगर एटीपी सिंथेज हरित लवक की बात करें तो इसके आगे हम C का प्रयोग कर देते हैं, CF0 और CF1, जिससे ये पता चले कि ये एटीपी सिंथेज किसका है, क्लोरोप्लास्ट का है। तो एटीपी सिंथेज के 2 भाग होते हैं, CF1 और CF0। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मोबाइल कैरियर 2 मोबाइल कैरियर होते हैं, उनके नाम क्या है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में 2 मोबाइल कैरियर, इलेक्ट्रॉन के 2 मोबाइल कैरियर कौन कौन से थे, प्लास्टोक्यूनोन और प्लास्टोसाइनिन। नेक्स्ट पूछा गया था कि साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में कितने साइटोक्रोम कार्य करते हैं। तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स कहा जा रहा है। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें जरूर 1 से अधिक साइटोक्रोम भाग लेते होंगे। तो सही है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में 2 साइटोक्रोम भाग लेते हैं, एक साइटोक्रोम B6 और दूसरा साइटोक्रोम F। ये 2 साइटोक्रोम मिलकर कार्य करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स कहते हैं। बस इतने क्वेश्चंस पूछे गए थे जिनके आंसर्स आपको बता दिए गए। अब आते हैं हम भाग 6 के टॉपिक पर जो कि है रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की 2 अभिक्रियाओं के बारे में आपको पढ़ना था, जिसमें आपने प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया, या जिसे कई नामों से जाना जाता है, सारे नाम देखेंगे। इसे हम अप्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसे रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया भी कहते हैं, या हम इसे जैव संश्लेषी प्रावस्था कहते हैं, जैव संश्लेषी प्रावस्था कहते हैं, या इसे हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या हम इसे
प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया कह सकते हैं, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या हम इसे PCR चक्र भी कह सकते हैं। इतने नाम हैं, अप्रकाशीय अभिक्रिया के इतने सारे नाम हैं। इसको हम रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, जाल संश्लेषी प्रावस्था भी कहते हैं, ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया भी कहते हैं, या PCR चक्र कहते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया मतलब डार्क रिएक्शन, सारी इंग्लिश भी हम जान लेंगे। अप्रकाशीय अभिक्रिया यानी इसे हम डार्क रिएक्शन कह सकते हैं, या और रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया यानी केमिकल डार्क रिएक्शन कह सकते हैं, और जैव संश्लेषी प्रावस्था यानी बायो सिंथेटिक फेज भी कह सकते हैं, और ब्लैकमैन अभिक्रिया यानी इसे हम ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। रिएक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। और प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया यानी हम इसे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। और PCR, यहाँ पर PCR का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं होता। PCR का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन नहीं होता। यहाँ पर PCR का मतलब होता है फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। समझ में आया? PCR का मतलब क्या होता है यहाँ पर? फोटोसिंथेटिक कार्बन रिडक्शन साइकिल। इतने नाम हैं, तो पहले आपको नाम ही याद करना होगा, क्योंकि अलग अलग नाम का प्रयोग किया जाता है अलग अलग जगहों पर, तो इसलिए आपको सारे नाम याद होने चाहिए। कि अप्रकाशीय अभिक्रिया को रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया भी कहते हैं, जैव संश्लेषी प्रावस्था भी कहते हैं, ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कहते हैं, प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया भी कहते हैं, और PCR चक्र भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। पहले तो ये जानेंगे कि ये प्रक्रिया होती कहाँ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के किस भाग में होता है, बताइए। अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होता है ना। और आपको पता है कि इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, यानी प्रकाश की आवश्यकता तो नहीं होती, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में जो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है उससे बने उत्पाद की आवश्यकता जरूर होती है। इसलिए हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अप्रकाशीय अभिक्रिया परोक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर करती है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। यानी डायरेक्टली प्रकाश पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन इनडायरेक्टली प्रकाश पर डिपेंड करती है, क्योंकि वो प्रकाश पर परोक्ष रूप से निर्भर होती है, अर्थात प्रकाशीय अभिक्रिया में बने उत्पाद पर निर्भर होती है। अगर प्रकाशीय अभिक्रिया में ATP और NADPH नहीं बनते हैं तो ये भी प्रक्रिया नहीं होती है, क्योंकि अप्रकाशीय अभिक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा कहाँ से आती है? प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान बने ATP और NADPH से। आपने पढ़ा कि प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब हम पहले प्रकाशीय अभिक्रिया को देख लें थोड़ा सा। वैसे तो आपको सारी चीज़ें याद ही हो गई होंगी। प्रकाशीय अभिक्रिया में आपको बताया गया था मुख्य चरण क्या होते थे। प्रकाश का अवशोषण होता था, है ना, प्रकाश का अवशोषण होता था, और जल का विघटन होता था, और ऑक्सीजन मुक्त होती थी, और ATP व NADPH का फॉर्मेशन होता था। आपको पता है कि ये जो प्रकाशीय अभिक्रिया है उसके दौरान जो ऑक्सीजन मुक्त होती है, ये ऑक्सीजन हरित लवक से निकल जाती है। हरित लवक से यानी क्लोरोप्लास्ट से ऑक्सीजन निकल जाती है, और हरित लवक से फिर कोशिका द्रव्य से वातावरण में चली जाती है। यानी पत्ती से ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान ही। जो ATP और NADPH बनता है प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान, जो ATP व NADPH बनता है उसका ही प्रयोग होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया में। अप्रकाशीय अभिक्रिया में समझ में आया? अप्रकाशीय अभिक्रिया में ही ATP और NADPH का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे कि अप्रकाशीय अभिक्रिया कैसे कैसे होती है। तो इसमें थोड़ा सा वैज्ञानिक रोल देखेंगे कि कौन कौन से साइंटिस्ट ने क्या क्या बताया था। मेल्विन कैल्विन ने सर्वप्रथम एक हरे शैवाल में
एक रेडियो एक्टिव कार्बन का प्रयोग करके, रेडियो एक्टिव कार्बन का प्रयोग करके CO2 में रेडियो एक्टिव कार्बन का प्रयोग किया और उन्होंने बताया, किसने? केल्विन ने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण में, यानी जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके ग्लूकोज बनता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से जो अभिक्रिया सबसे पहले होती है उसमें जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद 3 कार्बन वाला अणु होता है, 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल होता है जिसका नाम है 3PGA, जिसे हम कहते हैं फास्फोग्लाइसरिक एसिड या फास्फोग्लाइसरिक अम्ल। ठीक है, अभी हम प्रकाशीय अभिक्रिया पे नहीं आ रहे हैं, पहले हम समझेंगे कि प्रकाशीय अभिक्रिया के जो वैज्ञानिक प्रयोग थे उनको समझेंगे। सबसे पहले मेल्विन केल्विन ने बताया कि इन्होंने रेडियोएक्टिव कार्बन का प्रयोग किया, यानी CO2 में रेडियोएक्टिव कार्बन का प्रयोग करके बताया कि पौधों में कार्बन के स्थिरीकरण यानी फिक्सेशन के दौरान जो सबसे पहला उत्पाद बनता है वो बनता है एक 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल जिसका नाम है 3PGA यानी 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। कोई पत्ती है, ये प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगी? वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेगी और H2O लेगा वहाँ सॉइल से, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है ना। तो इतनी ऐसा तो होता नहीं है कि सीधे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बन जाता है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से पहले अन्य यौगिक बनेगा, ठीक है, फिर इसके बाद अन्य यौगिक बनेगा। बहुत चेन ऑफ रिएक्शंस हैं, प्रकाश संश्लेषण में बहुत सारे रिएक्शंस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड से सीधे ग्लूकोज नहीं बनता, कार्बन डाइऑक्साइड से पहले एक पहला यौगिक बनेगा, हम पहला यौगिक कहेंगे, पहला यौगिक बनेगा, फिर दूसरा यौगिक बनेगा, फिर तीसरा यौगिक बनेगा, फिर चौथा बनेगा, और फिर कहीं जाकर फाइनली ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। तो वही केल्विन ने सबसे पहले यही बताया कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो जो सबसे पहला उत्पाद बनता है, जो सबसे पहला उत्पाद बनता है वो क्या बनता है? 3 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक जिसका नाम है 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड, जो खूब एग्जाम में पूछा जाता है कि C3 पथ में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण के दौरान पहला अणु कौन सा बनता है? तो वो है 3PGA यानी फास्फोग्लाइसरिक एसिड। लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि सभी पौधों में, जितने भी पृथ्वी पर पौधे पाए जाते हैं, उन सभी पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण के दौरान प्रथम उत्पाद 3PGA ही बने? नहीं, बहुत सारे प्रयोग किए गए और प्रयोगों में पाया गया कि यह ज़रूरी नहीं है कि पृथ्वी पर जितने भी पौधे पाए जा रहे हैं उन सब में 3PGA ही बनता है। लेकिन ध्यान देंगे, अधिकतम पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रथम उत्पाद 3PGA ही बनता है। कुछ पौधे ऐसे हैं जो अधिक तापमान को सह सकने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम C4 पौधा कहते हैं। क्यों कहते हैं भी बताते हैं। तो बहुत सारे प्रयोगों में पता चला कि कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो पहला यौगिक है वो 3 कार्बन वाला 3PGA ना होकर 4 कार्बन वाला OAA यानी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड था। ठीक है, समझ में आया? केल्विन ने जो प्रयोग किया उसमें ये बताया कि जितने भी पौधे होते हैं उसमें पहला यौगिक 3PGA बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड से जो पहला यौगिक है वो 3PGA, 3 कार्बन वाला अणु 3PGA बनता है। फिर और प्रयोग किया गया। पहले ये विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं कि सभी पौधों में 3PGA ही बने, तो फिर और प्रयोग किए गए। और प्रयोग करने पर यह पाया गया कि कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड से जो पहला यौगिक बनता है वो 4 कार्बन वाला अणु ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, और तब से जब ये पता चला कि 2 तरह के प्राथमिक यौगिक बनते हैं पौधों में, तो इसी के आधार पर प्रकाश संश्लेषण में CO2 के जो स्वांगीकरण है, यानी CO2 का यौगिकीकरण, उसकी 2 मुख्य विधियाँ हो गई। एक वो जिनमें C3 यानी 3 कार्बन वाला 3PGA बनता है, उसे हम
C3 पथ कहते हैं, और एक वो जिसमें 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक बनता है उसे हम C4 पथ कहते हैं। यानी अप्रकाशीय अभिक्रिया को 2 भागों में बांट दिया गया। 2 भागों नहीं, 2 प्रकारों में बांटा गया। 2 प्रकार में, भाग में नहीं, 2 प्रकारों में बांटा गया। अप्रकाशीय अभिक्रिया जिन पौधों में CO2 के प्राथमिक उत्पाद 3 कार्बन वाला 3PGA बनता है, उसमें अप्रकाशीय अभिक्रिया को हम C3 पथ कहते हैं, या इसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया उन पौधों में जिनमें प्राथमिक यौगिक 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, उसे हम C4 पथ कहते हैं। C4 पथ, C3 पथ, ये सब अप्रकाशीय अभिक्रिया ही हैं। लेकिन अंतर क्या है कि CO2 के साथ जो अभिक्रिया होती है, पहला अभिक्रिया CO2 के साथ जो पहला अभिक्रिया होती है, उसमें जो प्रोडक्ट बनता है उसी के आधार पर अप्रकाशीय अभिक्रिया को 2 प्रकार में बांट दिया गया कि हम अप्रकाशीय अभिक्रिया को C3 पथ कहेंगे ऐसे पौधों में जिसमें पहला उत्पाद 3PGA बनता है। हम अप्रकाशीय अभिक्रिया को C4 पथ कहेंगे। क्यों? क्योंकि ऐसी अभिक्रिया जिसमें 4 कार्बन, पहला उत्पाद जो 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। समझ में आया? फिर से मैं बताता हूँ। अप्रकाशीय अभिक्रिया क्या है? एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें प्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान बने ATP और अन्य DPH का प्रयोग करके ग्लूकोज का निर्माण होता है। क्लियर है? अप्रकाशीय अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया है जिसमें प्रकाशीय अभिक्रिया में बने ATP और अन्य DPH का प्रयोग करके ग्लूकोज का निर्माण होता है CO2 के स्वांगीकरण से। तो कैल्विन ने सबसे पहले इसको पूरा डिफाइन किया, बताया कि कैसे कैसे ये पूरा पथ होता है। कैल्विन ने हरे शैवाल में रेडियोएक्टिव कार्बन का प्रयोग करके बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो पहला रिएक्शन होता है, उसमें जो पहला उत्पाद बनता है वो 3PGA बनता है। 3 कार्बन परमाणु वाला कार्बनिक यौगिक 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड बनता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा ये ज़रूरी है कि सभी पौधों में 3PGA ही बने, तो उन्होंने अपना प्रयोग करना शुरू कर दिया। बाद में पता चला कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिसमें CO2 के यौगिकीकरण में पहला जो उत्पाद है वो 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। तो भैया इनका साइकिल अलग हो गया, इनका प्रकाशीय अभिक्रिया अलग हो गया ना, क्योंकि इनके अप्रकाशीय अभिक्रिया में पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला अणु बनता है और इनके अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान जो पहला उत्पाद है वो 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। तो अंतर हो गया। इसीलिए इन ऐसे पौधे जिसमें कार्बन यौगिकीकरण में पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला अणु होता है उसे हम C3 पथ कहते हैं। उसमें अप्रकाशीय अभिक्रिया को C3 पथ कहते हैं। ऐसे पौधे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राथमिक यौगिक होता है वो 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, ऐसे पौधों में अप्रकाशीय अभिक्रिया को हम C4 पथ कहते हैं। क्लियर है? अब एक और साइकिल आता है कैम साइकिल, क्रसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। तो कैम साइकिल भी C4 की तरह ही होता है, बस अंतर ये है कि इन दोनों में प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है वो दिन में होती हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जैसे नागफनी वगैरह, तो इन सभी पौधों में प्रकाश संश्लेषण की जो अप्रकाशीय अभिक्रिया है वो अंधकार यानी रात में होती है। तो इस वजह से एक और चक्र बन जाता है जिसे हम कैम साइकिल कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया 3 प्रकार से होती है अलग अलग पौधों में। वे पौधे जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड के स्वांगीकरण से पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला अणु 3PGA बनता है, उसमें अप्रकाशीय अभिक्रिया को हम C3 पथ या हम कैल्विन चक्र कहते हैं। क्लियर है? C3 पाथवे और कैल्विन साइकिल। दूसरा, वे पौधे जिनमें CO2 के यौगिकीकरण में प्राथमिक यौगिक 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, उनमें अप्रकाशीय अभिक्रिया को हम C4 पथ कहते हैं या इसे हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं, हैच एंड स्लैक चक्र। ठीक है? C4
पाथवे और हैच एंड स्लैक साइकिल। क्लियर। और तीसरा, वे पौधे जिनमें अप्रकाशीय अभिक्रिया दिन के समय में ना होकर रात के समय में होती है, उनमें हम अप्रकाशीय अभिक्रिया को कैम साइकिल कहते हैं। कैम साइकिल का मतलब होता है क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। क्लियर। तो अलग अलग पौधों के हिसाब से अप्रकाशीय अभिक्रिया को 3 प्रकार में बांट दिया गया। वे पौधे जिसमें CO2 के स्वांगीकरण में पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला अणु बनता है, उसमें हम अप्रकाशीय अभिक्रिया को C3 पथ या केल्विन चक्र कहते हैं। वे पौधे जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड के प्राथमिक उत्पाद या कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण में प्राथमिक उत्पाद 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, उसमें हम अप्रकाशीय अभिक्रिया को C4 पथ या हैच एंड स्लैक साइकिल कहते हैं। और वे जिनमें अप्रकाशीय अभिक्रिया अंधकार यानी रात्रि में होती है, उनमें हम अप्रकाशीय अभिक्रिया को कैम साइकिल यानी क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल कहते हैं। समझ में आया? अभी याद करिए, पहले याद करिए कि वे पौधे जिनमें CO2 के यौगिकीकरण के दौरान प्राथमिक उत्पाद 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल 3-फास्फोग्लाइसरिक अम्ल बनता है। 3-फास्फोग्लाइसरिक अम्ल, 3 का मतलब 3 कार्बन, 3-फास्फोग्लाइसरिक अम्ल बनता है, उनमें अप्रकाशीय अभिक्रिया को C3 पथ या केल्विन चक्र कहते हैं। याद हो गया? वे पौधे जिनमें CO2 के यौगिकीकरण के दौरान पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला 3-फास्फोग्लाइसरिक अम्ल बनता है, उसमें अप्रकाशीय अभिक्रिया को C3 पथ या केल्विन चक्र कहते हैं। वे पौधे जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण के दौरान प्राथमिक उत्पाद के रूप में 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है, उनमें अप्रकाशीय अभिक्रिया को C4 पथ या हैच एंड स्लैक चक्र कहते हैं। वे पौधे जिनमें अप्रकाशीय अभिक्रिया दिन के समय ना होकर रात के समय में होती है, ऐसे पौधों में अप्रकाशीय अभिक्रिया को हम कैम साइकिल या क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल कहते हैं। अब एक बात तीनों में कॉमन है। तीनों में कॉमन क्या है कि C3 पथ या केल्विन चक्र तीनों में होगा। इसमें तो होगा ही, इसमें भी होता है, C4 पथ में भी होता है और कैम साइकिल में भी होता है। यानी C3 पथ सभी पौधों में होगा। C3 पथ सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों में पाया जाता है। केल्विन चक्र सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों में पाया जाता है। इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि C4 पथ है या कैम साइकिल है, सब में होगा। अंतर क्या होता है? मैंने बताया ना कि C3 पथ में पहला 3PGA बनता है। इसमें क्या होता है कि C3 पथ इसमें भी पाया जाएगा, C4 चक्र में भी C3 पथ पाया जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो CO2 आता है उस CO2 का प्रयोग C3 पथ में पहले नहीं होकर CO2 का प्रयोग C4 पथ में होता है। समझ में आया? C4 पथ में पहले CO2 का प्रयोग होता है और उसके बाद जब CO2 निकलता है तब उसमें C3 पथ में प्रयोग होकर ग्लूकोज का निर्माण होता है। सेम इसी तरीके से कैम साइकिल में भी है। कैम साइकिल भी एकदम C4 पथ के ही समान है, कोई अंतर नहीं होता। जैसे C4 पथ होता है वैसे कैम साइकिल भी होता है। कैम साइकिल में भी पहला उत्पाद 4 कार्बन वाला ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, लेकिन ऑक्सैलो एसिटिक एसिड फिर विघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और इसी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग फिर से C3 पथ में होता है। यानी C3 पथ को आप जब पढ़ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि C3 पथ तीनों में होता है, लेकिन C3 पथ जिन पौधों में डायरेक्टली होता है उसमें जो CO2 आता है वातावरण से उसका प्रयोग सीधे होता है और 3PGA बनता है। लेकिन C4 पथ वाले पौधों में जो C3 पथ है वो पहले नहीं होता, पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है वातावरण से उससे पहले ये बनता है और फिर इनका जब विघटन होता है तब जो CO2 मुक्त होती है उसका प्रयोग C3 पथ में करते हैं। यानी C3 पथ सब में पाया जाता है, हर प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों में पाया जाता है। हो सकता है अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो कि ये सब क्या है, तो अभी आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आगे पढ़ते चलिए।
बस मेरा समझाने का मतलब ये था कि आपको याद रखना है कि C3 पथ जो है वो तीनों में होता है, यानी सब में होता है, हर प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों में होता है। तो वही है ना कि इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो सीधे प्रयोग हो गया, 3PGA बन गया, तो इसे हम C3 पथ कहते हैं। इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड आया वो सीधे 3PGA नहीं बनता, इससे 3PGA बनने से पहले एक 4 कार्बन वाला अणु ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनता है, इसीलिए हम इसे C3 ना कह के C4 कहना पड़ता है, क्योंकि पहला उत्पाद 4 कार्बन वाला अणु बनता है, इसलिए हम इसे C4 कह देते हैं। लेकिन फिर यही जो टूटता है और टूटने के बाद CO2 देता है, अब जो CO2 उत्पन्न होता है वो C3 पथ में, इन्हीं पौधों में C3 पथ में उसी CO2 का प्रयोग करके ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी केल्विन साइकिल हर प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधों में पाया जाता है। आइए शुरू करते हैं हम C3 पथ या केल्विन चक्र को। केल्विन चक्र को केल्विन चक्र क्यों कहते हैं इतना तो आपको कंफर्म हो ही गया होगा। मेल्विन केल्विन ने इसका खोज किया था, इसी वजह से इसका नाम केल्विन चक्र हुआ। हालांकि अकेले मेल्विन केल्विन ने नहीं, मेल्विन केल्विन के साथ बेंसन और उनके कुछ सहकर्मियों ने भी इसमें मदद की थी। आइए सबसे पहले हम पढ़ेंगे C3 पथ या केल्विन चक्र। अभी सारे डाउट आपके क्लियर होंगे कि मैं क्या बता रहा था कि C4 पौधों में भी C3 होता है, सब अभी क्लियर होगा, बस आप समझते चलें। तो अप्रकाशीय अभिक्रिया में पहला प्रकार आता है C3 पथ, या इसे हम केल्विन चक्र भी कहते हैं, केल्विन चक्र। तो केल्विन चक्र की खोज किए थे मेल्विन केल्विन ने। मेल्विन केल्विन ये एक साइंटिस्ट हैं, कॉमा ए बेंसन ने व उनके सहकर्मियों ने, ठीक है, इनके सहकर्मियों ने, इन सभी ने क्लोरेला नामक हरे शैवाल पर अपना प्रयोग किया। क्लोरेला नामक शैवाल पर, हरे शैवाल पर अपना प्रयोग किया। यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस पौधे पर सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की खोज की गई थी या प्रयोग किया गया था, तो वो था क्लोरेला। तो इन सभी वैज्ञानिकों ने क्लोरेला नामक हरे शैवाल पर अपना प्रयोग किया और संपूर्ण C3 पथ का पता लगाया। इन्होंने बताया कि जो C3 पथ है वो एक चक्रीय प्रक्रिया है, और चक्रीय प्रक्रिया है, याद रखेंगे कि इन्होंने बताया कि C3 पथ एक चक्रीय प्रक्रम है, यानी एक साइकिल में चलता रहता है, एक चक्रीय प्रक्रम है जिसमें जो CO2 से अभिक्रिया करने वाला जो यौगिक है, CO2 से अभिक्रिया करने वाला जो यौगिक है उसका नाम है RUBP, जिसे हम कहते हैं राइबुलोज बिसफास्फेट 1,5, राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट, यह पुनः गठित होता रहता है। इन साइंटिस्ट ने, इन सभी ने C3 पथ का अध्ययन किया, संपूर्ण अध्ययन किया क्लोरेला में, और उन्होंने बताया कि C3 पथ यानी ऐसे पौधे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की यौगिकीकरण में पहला उत्पाद 3 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक होता है, उनमें अप्रकाशीय अभिक्रिया एक चक्रीय प्रक्रम के रूप में कार्य करती है, जिसमें RUBP यानी राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट पुनः गठित होता रहता है, पुनः निर्मित होता रहता है। क्यों RUBP पुनः निर्मित होता रहता है, अब इसका हम कारण आपको आगे बताते हैं। इन्होंने बताया कि C3 पथ या केल्विन चक्र को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। एक है कार्बोक्सिलीकरण, कॉमा अपचयन, और तीसरा आता है पुनरुद्भवन। ठीक, पहला जो प्रक्रिया आता है कार्बोक्सिलीकरण, जिसे हम कार्बोक्सिलेशन
कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, तो इन्होंने बताया कि इस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो वातावरण से आया है, कार्बन डाइऑक्साइड RuBP से अभिक्रिया करता है। RuBP यानी राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट से अभिक्रिया करता है और पहला यौगिक कौन सा बनता है, 3PGA। पहला यौगिक 3PGA के 2 अणु का निर्माण करता है। इस प्रक्रिया में एक एंजाइम कार्य करता है। इस प्रक्रिया को रूबिस्को एंजाइम उत्प्रेरित करता है। रूबिस्को एंजाइम, रूबिस्को का फुल फॉर्म मैं लिख देता हूँ। रूबिस्को को कहते हैं RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज एंजाइम उत्प्रेरित करता है। प्रकाशीय अभिक्रिया आपने पढ़ा, प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है और उससे क्या बनता था, प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या बनता था, ATP और NADPH। अब प्रकाशीय संश्लेषण का, प्रकाशीय अभिक्रिया का, प्रकाश संश्लेषण का जो मेन रिएक्शन था C6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2, ये था ना। तो अब यही पढ़ना है, प्रकाशीय अभिक्रिया, अप्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके कैसे ग्लूकोज बनता है। तो सबसे पहले जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है उसका RuBP के साथ रिएक्शन होता है और इससे बनता है 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। उन पौधों में जिनमें C3 पथ पाया जाता है 3PGA बनता है। और ये जो अभिक्रिया है कि CO2 RuBP के साथ रिएक्ट करती है, इसको उत्प्रेरित कौन करता है, तो एक एंजाइम जिसका नाम है रूबिस्को एंजाइम। मोस्ट अबंडेंट एंजाइम है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है रूबिस्को। इसे हम RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कार्बोक्सिलेशन करता है, कार्बोक्सिलीकरण करता है, और दूसरा इसमें ऑक्सीकरण की क्षमता होती है, इसलिए हम इसे ऑक्सीजनेज भी कहते हैं। यानी इसका नाम क्या है, RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। समझ में आया कि पहला जो प्रक्रिया होता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वो ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड RuBP से रिएक्ट करता है और उससे 3-फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 अणु का निर्माण होता है। अब आता है दूसरा प्रक्रिया, अपचयन। दूसरा अपचयन यानी रिडक्शन। तो प्रकाश संश्लेषण को आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं पढ़ना है। आपको 12th में प्रकाश संश्लेषण में थोड़ी जानकारी लेनी है जितनी NCERT में दी गई है। बाकी तो बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं प्रकाश संश्लेषण में, कम से कम 16-17 नहीं 8 या 9 या 10 रिएक्शंस होते हैं। तो वो सब रिएक्शंस आप याद कर पाओगे नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पर बताऊंगा भी नहीं। जो NCERT में दिएगा बस उतनी तक सीमित रहेंगे। ये जब आप BSc में जाओगे तब आपको पूरा रिएक्शंस के साथ पढ़ना होगा। तो जो अपचयन है वो ये अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला ही है, और उन अभिक्रियाओं की श्रृंखला में 3PGA से अलग अलग यौगिक बनते बनते लास्ट में ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी अपचयन क्या है, यह प्रतिक्रियाओं यानी रिएक्शंस, प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। प्रत्येक, अगर आप चयन में देखें तो प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन हेतु 2 ATP व 2 NADPH का
उपयोग होता है, उपयोग होता है। और एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए, एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड तथा 6 चक्रों की ज़रूरत होती है। अब इसको हम पहले मिटा देते हैं। अब आपको थोड़ा साइकिल में हम आपको समझाते हैं। प्रकाश संश्लेषण का जो आपने रिएक्शन देखा उसमें 6 कार्बन दिखाई दे रहा है। एक ग्लूकोज अणु को बनाने के लिए 6 कार्बन की आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। आइए केल्विन साइकिल को हम देखते हैं चक्र में। सबसे पहले कार्बोक्सिलीकरण होता है केल्विन साइकिल में, यानी सबसे पहले राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट सबसे पहले राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट वातावरण से आए कार्बन डाइऑक्साइड और जल का प्रयोग करते हैं। और ठीक है, ये पहली प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण, ठीक है। RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है, कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। और इस दौरान क्या बनता है? 3PGA, 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड। ये किसके प्रेजेंस में होता है? रुबिस्को एंजाइम के प्रेजेंस में। अब जो 3PGA है उसका अपचयन होता है, यानी रिडक्शन होता है, ये दूसरी प्रक्रिया है। और अपचयन में क्या प्रयोग होता है? कुल 12 ATP, अभी ऐसे नहीं कहेंगे, अभी ऐसे कहेंगे 2 ATP प्लस 2 NADPH प्रयोग होता है, ठीक है। अपचयन में 2 ATP और 2 NADPH का प्रयोग होता है, ठीक। ये कन्वर्ट हो जाता है ADP प्लस 2 NADP में। ये जानते हैं ना कि ATP और ATP जब टूटता है तो उससे एनर्जी मुक्त होती है, उसी ऊर्जा का प्रयोग यहाँ पर होता है। और जब ATP टूटता है तो ADP बनता है। NADPH भी जब टूटता है तो ऊर्जा मुक्त होती है और NADP बनता है, ठीक है। अपचयन के दौरान बनता है ट्रायोज फास्फेट। ट्रायोज फास्फेट का प्रयोग पौधे करते हैं शर्करा के निर्माण में, यानी कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में, स्टार्च के निर्माण में, अलग अलग चीज़ों में करते हैं। यानी फाइनली ट्रायोज फास्फेट से क्या बनता है? ग्लूकोज। ये 2 प्रक्रिया हो गई, कार्बोक्सिलीकरण और अपचयन। ये केल्विन साइकिल है, एक चक्र में ही होता है, अभी आपको बता रहे हैं। अब जो ट्रायोज फास्फेट के बाद जो भी प्रोडक्ट बनता है उससे फिर से हमें बनाना है RuBP, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं पुनरुद्भवन, रीजनरेशन। पुनरुद्भवन या रीजनरेशन कहते हैं। ये तीसरी प्रक्रिया होती है, 3rd स्टेप। और इस दौरान क्या बनता है? RuBP, यानी ये राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट। केल्विन साइकिल बताता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, केल्विन साइकिल को 3 भागों में बांटा जा सकता है: कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनरुद्भवन। केल्विन साइकिल में कार्बोक्सिलीकरण होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड सबसे पहले एक 5 कार्बन वाले कीटोज शर्करा राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट से रिएक्ट करता है और बनाता है 3PGA के 2 अणु। अब 3PGA के 2 अणु यहाँ पर बनाता है और इस 3PGA का अपचयन होता है। ये दूसरी प्रक्रिया है। अपचयन में एक बार के अपचयन में 2 ATP और 2 NADPH का प्रयोग होता है और इससे बनता है ट्रायोज फास्फेट। ट्रायोज फास्फेट का प्रयोग पौधे शर्करा, स्टार्च या अन्य कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में करते हैं।
फाइनली हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्लूकोज का निर्माण हो जाता है अपचयन में। अब इस प्रक्रिया को फिर से चलने के लिए, क्योंकि फिर से कार्बन डाइऑक्साइड, जो दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड आया, उसके लिए राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट चाहिए। तो अब फिर से राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट चाहिए, तो उसका निर्माण फिर से होता है यहीं से आगे। ट्रायोज फास्फेट के बाद पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है, और पुनरुद्भवन में एक एटीपी का प्रयोग होता है, एक एटीपी का प्रयोग होता है, और उससे फिर से बनता है RUBP, राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट। और ये राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट फिर से तैयार हो जाता है वातावरण से आए हुए अन्य कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बोक्सिलीकरण के लिए। फिर वही प्रक्रिया होती है कि कार्बोक्सिलीकरण में फिर 3PGA बनता है, फिर अपचयन होता है, ट्रायोज फास्फेट बनता है, शर्करा बनती है, और फिर से पुनरुद्भवन होता है, फिर एक ATP यूज होता है, और RUBP फिर से बन जाता है। यानी RUBP का क्या होता है? पुनरुद्भवन, रीजनरेशन, पुनः गठित होना, पुनः बनना। समझ में आया? यही है C3 पथ, केल्विन चक्र। तो केल्विन चक्र को सभी वैज्ञानिकों ने बताया कि यह एक चक्रीय प्रक्रिया है, यह एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है ATP और NADPH का प्रयोग करके। इसके 3 चरण होते हैं, कार्बोक्सिलीकरण, अपचयन और पुनरुद्भवन। उन्होंने बताया कि कार्बोक्सिलीकरण में सर्वप्रथम एक 5 कार्बन वाला, आपसे अगर पूछा भी जा सकता है कि C3 पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही बताइए, तो प्राथमिक ग्राही मतलब प्राइमरी एक्सेप्टर, कौन एक्सेप्ट करता है? तो CO2 को सबसे पहले एक्सेप्ट करता है राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट। ये क्वेश्चन पूछा गया नीट में कि C3 पथ में, केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही अणु कौन है? तो प्राथमिक ग्राही अणु होता है 5 कार्बन वाला राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि केल्विन साइकिल में प्राथमिक उत्पाद क्या बनता है? तो प्राथमिक उत्पाद बनता है 3PGA। ठीक है, प्राथमिक ग्राही और प्राथमिक उत्पाद में अंतर है। प्राथमिक ग्राही मतलब पहले पकड़ने वाला, किसको पकड़ने वाला? कार्बन डाइऑक्साइड को। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही बताइए, तो ग्राही होगा 5 कार्बन वाला, ये सब याद करेंगे, 5 कार्बन वाला राइबोलोज 1,5-बिसफास्फेट। और प्राथमिक उत्पाद बनता है 3 कार्बन वाला फास्फोग्लाइसरिक एसिड। क्लियर? एक बार फिर से मैं बताता हूँ, केल्विन साइकिल एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोक्सिलीकरण होता है। कार्बोक्सिलीकरण में 3PGA के 2 अणु बनते हैं। फिर कार्बोक्सिलीकरण के बाद अपचयन होता है, यानी 3PGA से ढेर सारे रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस के दौरान फाइनली क्या बनता है? ट्रायोज फास्फेट, और ट्रायोज फास्फेट से अलग अलग प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अपचयन की प्रक्रिया में, प्रत्येक अपचयन की प्रक्रिया में, यानी प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण में, प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण में, ऐसे सब क्वेश्चन पूछे जाते घुमा फिरा के कि प्रत्येक एक कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण में कुल कितने ATP का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर देखिए, अपचयन में 2 ATP का प्रयोग हुआ और 2 NADPH का प्रयोग हुआ, और फिर ट्रायोज फास्फेट बना, उसके बाद शर्करा बनी। फिर पुनरुद्भवन की प्रक्रिया होती है, RUBP फिर से जन्म लेता है, और इस प्रक्रिया में भी 1 ATP का प्रयोग होता है। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि केल्विन साइकिल के एक चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड के एक कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण में कुल कितने ATP प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, 2 ATP अपचयन में प्रयोग होता है और 2 ATP पुनरुद्भवन में, यानी कुल कितने? 3 ATP का प्रयोग होता है। और NADPH कितना? 2 NADPH का प्रयोग होता है, 2 NADPH का प्रयोग होता है। केल्विन साइकिल के प्रत्येक चक्र में एक कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण के दौरान कुल कितने ATP का प्रयोग होता है? 3 ATP का, 2 ATP यहाँ पर और 1 ATP यहाँ पर। यानी केल्विन चक्र के प्रत्येक कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण में 3 ATP लगते हैं और 2 NADPH लगता है। और आपको मैंने क्या बताया कि एक ग्लूकोज के निर्माण में, एक ग्लूकोज अणु के निर्माण में ऐसे 6 चक्र होते हैं। जब ऐसे 6 चक्र होते हैं तब जाकर फाइनली ग्लूकोज बनता है। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक चक्र हुआ और एक चक्र में बन गया सर ग्लूकोज, नहीं। ऐसे एक चक्र हुआ, फिर एक चक्र हुआ, यानी 2 चक्र हो गया, फिर 3 चक्र हुआ, ऐसे कुल जब 6 चक्र होते हैं तो 6 चक्र के बाद एक अणु बनता है ग्लूकोज का। तो अब बताइए, एक चक्र में कितने कार्बन डाइऑक्साइड लगते थे? 6। तो बताइए एक ग्लूकोज के निर्माण में कुल कितने कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे?
एक ग्लूकोज के निर्माण 6 चक्र में हो रहा है और एक चक्र में 1 कार्बन डाइऑक्साइड लग रहा है, यानी कुल 6 चक्र में कितने कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे? 6 कार्बन डाइऑक्साइड लगेंगे, तब जाकर 1 ग्लूकोज बनेगा। यानी एक ग्लूकोज के निर्माण में कितने कार्बन डाइऑक्साइड लग रहे हैं? 6 कार्बन डाइऑक्साइड लग रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि एक बार के चक्र में 3 ATP खर्च होता है और 2 NADPH खर्च होता है। तो बताइए कि कुल कितने, एक ग्लूकोज के निर्माण में कुल कितने ATP लगेंगे? तो एक ग्लूकोज के निर्माण में कितने चक्र होते हैं? 6। एक चक्र में कितना ATP यूज हो रहा है? 3। तो बताइए 6 चक्र में कितने यूज होंगे? 18। 6 3 18 हुआ ना, तो 18 ATP का प्रयोग होता है। एक ग्लूकोज के निर्माण में 18 ATP का प्रयोग होता है। अब देखिए एक ग्लूकोज के निर्माण में NADPH कितना लगता है? तो चूंकि एक चक्र में 2 NADPH प्रयोग होता है, तो कुल 6 चक्र में एक ग्लूकोज बनेगा। तो यानी 6 चक्र में कुल कितने NADPH का प्रयोग होगा? 6 दूना 12, 12 NADPH का प्रयोग होता है। ठीक है, तब जाकर एक ग्लूकोज अणु बनता है। क्लियर? केल्विन चक्र क्लियर हो गया। केल्विन चक्र क्या कहता है कि एक चक्र में 3 ATP 2 NADPH का प्रयोग होता है और 1 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। और ऐसे कुल जब 6 चक्र होते हैं तब जाकर एक ग्लूकोज बनता है। यानी एक ग्लूकोज के लिए 6 चक्र चाहिए, यानी 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और एक चक्र में 3 ATP खर्च होता है, यानी 6 चक्र में कितने खर्च होंगे? 6 3 18 ATP यूज होते हैं। और एक चक्र में 2 NADPH यूज होता है, यानी 6 चक्र में 6 दूना 12 NADPH का प्रयोग होता है। यानी एक ग्लूकोज के अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 18 ATP और 12 NADPH का प्रयोग होता है। क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे कि अंतर है, ATP 18 है, 12 NADPH है। और आपको पता है कि प्रकाशीय अभिक्रिया जो होती है उसमें ATP और NADPH समान रूप से बनते हैं, पता है ना? ATP और NADPH समान रूप से बनते हैं, यानी 12 ATP बनेंगे तो 12 NADPH भी बनेंगे। तो बताइए यहाँ पर 6 ATP और कहाँ से आ गए? यहाँ पर 18 प्रयोग हो रहा है, यानी 6 ATP और कहाँ से आ गए? तो आपने पढ़ा है चक्रीय फास्फोराइलेशन, और आपने पढ़ा है कि चक्रीय फास्फोरिलेशन में सिर्फ और सिर्फ ATP का निर्माण होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि एक ग्लूकोज के निर्माण में ATP संख्या अधिक चाहिए, इसलिए चक्रीय फास्फोराइलेशन होता है जिसमें ATP और बनता है। यानी जो 6 ATP अणु है वो कहाँ से आता है? चक्रीय फास्फोरिलेशन से आता है। क्लियर है? तो ये एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है कि आखिर क्यों चक्रीय फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया होती है। तो चक्रीय फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया ATP की संख्या बढ़ाने के लिए होती है, क्योंकि आज चक्रीय फास्फोराइलेशन में जितने ATP बनते हैं उतने ही NADPH बनते हैं। यानी अगर 12 ATP बनेंगे तो 12 NADPH बनेंगे, तो उतना सफिशियंट नहीं होता एक ग्लूकोज को निर्माण में, क्योंकि 12 ATP की जगह 18 ATP लगता है। तो इसमें 6 ATP जो और अधिक लगता है वो चक्रीय फास्फोराइलेशन से आता है। आपको पता है चक्रीय फास्फोराइलेशन में सिर्फ ATP बनता है, NADPH नहीं बनता। क्लियर? थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, मुझे पता है, अभी थोड़ा सा घूम रहा होगा आपका सर, लेकिन बहुत ईजी है बाबू, बहुत ईजी। तब तक कोई चीज़ें समझ में नहीं आती जब तक चीज़ें याद ना हो। अभी जब मैं आपको लिखवाऊंगा तो आप लिख कर जो चीज़ें हैं वो याद कर लेंगे। एक बार याद कर लेंगे तो वो कभी नहीं भूलेगा, तब आप खुद ये चीज़ समझा सकते हैं। तो चीज़ों को पढ़कर एकदम याद कर कर तब समझिए तो ज़रूर समझ में आएगा। तो ये सब बहुत ईजी टॉपिक है। और आपने देखा कि केल्विन चक्र में किस प्रकार से एक ग्लूकोज के निर्माण में इतनी चीज़ें बनती हैं, मतलब इतनी चीज़ें प्रयोग होती हैं और बाहर क्या क्या निकलता है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है, एक ग्लूकोज अणु बाहर निकलता है यानी बनता है। 6 ATP का प्रयोग होता है, 18 ATP का, 18 ADP बनता है और 12 NADPH से 12 NADP बनता है। ठीक, ये था आपका केल्विन चक्र यानी C3 पद। तो इसमें आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, पहला लिखेंगे, दूसरा हेडिंग डाल के अप्रकाशीय अभिक्रिया, जिसे हम रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया भी कहते हैं, या इसे हम जैव संश्लेषी प्रावस्था कहते हैं, या इसे हम ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या हम इसे प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया भी कह सकते हैं, या फिर हम इससे PCR चक्र भी कहते हैं। तो सारे इंग्लिश भी मैंने लिखवा दिया था, आप हेडिंग डाल लीजिएगा और इसमें आप लिखेंगे प्रकाश अभिक्रिया के विभिन्न उत्पाद जैसे ATP, NADPH व ऑक्सीजन है। उनमें से ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट से बाहर विसरित हो जाते हैं
और ATP व NADPH का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय अभिक्रिया में होती है। लिखेंगे अप्रकाशीय अभिक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रकाश पर निर्भर नहीं होती, बल्कि प्रकाशीय अभिक्रिया के उत्पादों जैसे ATP व NADPH तथा इसके अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड व H2O पर निर्भर होती हैं। आगे लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की यह अभिक्रिया प्रकाश की अनुपस्थिति में तथा हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होती है। अगले लाइन से लिखेंगे मेल्विन केल्विन ने सवाल में रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन में किया, जिससे पता चला कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण में पहला स्थायी उत्पाद 3 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल PGA यानी फास्फोग्लाइसरिक अम्ल था। इसके साथ ही इन्होंने संपूर्ण जैव संश्लेषण पथ की खोज की, अतः इसे केल्विन चक्र के नाम से जाना जाता है। अगले लाइन से लिखेंगे कि वैज्ञानिकों ने जानने का यह भी प्रयत्न किया कि क्या सभी पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण के दौरान पहला उत्पाद 3PGA ही बनता है या फिर अन्य पौधों में कोई अन्य उत्पाद बनता है। बहुत सारे पौधों में व्यापक प्रयोग किए गए, जिसमें पाया गया कि कुछ पौधे ऐसे हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण के दौरान एक 4 कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल बनता है। तब से प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 के स्वांगीकरण को 2 मुख्य विधियों से बताया गया। जिन पौधों में CO2 यौगिकीकरण का पहला उत्पाद फास्फोग्लाइसरिक अम्ल यानी PGA था, उसे C3 पथ तथा जिन पौधों में प्राथमिक उत्पाद ऑक्सैलो एसिटिक अम्ल था, उसे C4 पथ कहा जाता है। आगे लिखेंगे अध्ययनों से पता चलता है कि C3 पथ में कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही अणु एक 5 कार्बन वाला कीटोज सुगर था, जिसे राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट कहा जाता है। अगले लाइन से लिखेंगे भिन्न भिन्न पौधों में अप्रकाशीय अभिक्रिया के दौरान CO2 का स्वांगीकरण निम्न 3 प्रकार से होता है। इसमें आप लिखेंगे पहला C3 चक्र अथवा कैल्विन चक्र, दूसरा C4 चक्र अथवा हैच-एन-स्लैक चक्र, और तीसरा लिखेंगे कैम चक्र या क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल, जिसके बारे में अभी आपको बताया गया था। तो आगे डिटेल में बताया जाएगा, अभी तो सिर्फ आपको हेडिंग बताया गया था। तो अब पहला आप हेडिंग डाल के लिखेंगे पहला केल्विन चक्र या C3 पथ। लिखेंगे M केल्विन या मेल्विन केल्विन, A बेंसन तथा उनके सहकर्मियों ने रेडियो एक्टिव ट्रेसर विधि का प्रयोग करते हुए क्लोरेला नामक एक कोशिकीय हरे शैवाल में प्रयोग के दौरान CO2 के यौगिकीकरण के संपूर्ण पथ का पता लगाया और बताया कि यह पथ एक चक्रीय प्रक्रम में संचालित होता है। जिसमें RUBP यानी राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट पुनः गठित होता है, यानी फिर से निर्मित होता है। आगे लिखेंगे केल्विन चक्र उन सभी पौधों में पाया जाता है। केल्विन चक्र उन सभी पौधों में पाया जाता है जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उसमें चाहे C3 पथ हो या C4 पथ हो या कोई अन्य पथ हो। केल्विन चक्र हर पौधे में पाया जाएगा जिसमें प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। एकदम याद कर डालिए, केल्विन चक्र हर पौधे में पाया जाएगा अगर उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, चाहे वो C3 हो, चाहे C4 हो, चाहे कैम हो, सब में पाया जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे केल्विन चक्र को आसानी से समझने के लिए इसे 3 निम्न चरणों में विभक्त किया जा सकता है। पहला हेडिंग डालेंगे कार्बोक्सिलीकरण यानी कार्बोक्सिलेशन, और इसमें लिखेंगे CO2 के यौगिकीकरण से एक स्थिर कार्बनिक मध्यस्थ बनता है। केल्विन चक्र में कार्बोक्सिलीकरण एक अत्यधिक निर्णायक चरण होता है जहां RUBP यानी राइबुलोज 1,5 बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम के द्वारा उत्प्रेरित होता है और जिसके परिणाम स्वरूप 3PGA यानी 3 फास्फोग्लाइसरिक एसिड के 2 अणु बनते हैं। चूंकि कार्बोक्सिलेज एंजाइम में ऑक्सीकरण की भी क्षमता होती है, अतः इसे हम RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज अथवा रुबिस्को भी कह सकते हैं। ठीक है, रुबिस्को भी कह सकते हैं। नोट कर लिया कि RUBP या कार्बोक्सिलेज में ऑक्सीकरण की क्षमता होती है, इसलिए हम इसे RUBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज या
रुबिस्को एंजाइम भी कहते हैं। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो राइबोलोज 1,5 बिसफास्फेट से रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में क्रिया करता है और 3-PGA के 2 अणु बनाता है। अब दूसरा हेडिंग डालेंगे रिडक्शन यानी अपचयन। इसमें लिखेंगे यह प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। लिखेंगे इस चरण में प्रत्येक CO2 के अपचयन हेतु 2 ATP व 2 NADPH का उपयोग होता है। आगे लिखेंगे C3 पथ से एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए 6 कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण तथा ऐसे 6 चक्रों की आवश्यकता होती है। अब तीसरा आप हेडिंग डालेंगे रीजनरेशन या पुनरुद्भवन यानी रीजनरेशन, और इसमें लिखेंगे यदि इस पथ को बिना बाधा के चलते रहना है तो RUBP का पुनर्गठित होना अत्यंत आवश्यक है। इस चरण में RUBP के पुनः निर्माण के लिए एक ATP अणु का प्रयोग होता है। अगली लाइन से लिखेंगे अतः केल्विन चक्र में एक कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण हेतु 3 ATP, एक ATP यहाँ पर, 2 ATP यहाँ पर, 3 ATP तथा 2 NADPH अणुओं की आवश्यकता होती है। अगले लाइन से लिखेंगे ग्लूकोज के एक अणु के निर्माण में 6 कार्बन डाइऑक्साइड तथा 6 C3 चक्र की या केल्विन चक्र की आवश्यकता होती है। फिर आप अगले लाइन से लिखेंगे कि एक चक्र में 3 ATP अणु की आवश्यकता होती है और 2 NADPH अणु की आवश्यकता होती है। अतः कुल 6 चक्र में कुल 18 ATP और 12 NADPH की आवश्यकता होती है और 6 कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, जिससे एक ग्लूकोज अणु का निर्माण होता है। अब अगली लाइन से आप इस तरह से लिख सकते हैं कि एक ग्लूकोज अणु में कितने अणु अंदर आते हैं यानी हरित लवक के अंदर और कितने बाहर निकलते हैं। तो हरित लवक के अंदर 6 कार्बन डाइऑक्साइड आता है जिससे एक ग्लूकोज बाहर निकलता है, 18 ATP अंदर आता है बनता है और 18 ADP बाहर निकलता है, 12 NADPH का प्रयोग होता है, 12 NADP बाहर निकलता है। अब इस तरह बना के आप अगली लाइन से लिखेंगे आप्रकाशीय अभिक्रिया में ATP और NADPH की संख्याओं में यह अंतर ही चक्रीय फास्फोरिलेशन क्रिया को संपन्न करता है। मतलब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि इनमें जो संख्याओं में अंतर है उसमें ATP की संख्या अधिक आती है तो वो चक्रीय फास्फोरिलेशन में बने ATP से पूर्ण होती है। बस अब आप ये चक्र बना लेंगे, चाहे तो यहाँ से बनाएं चाहे तो आप NCERT से देख के बना सकते हैं। NCERT की बुक में बनाएं, जो चीज़ें लिखवाई गई हैं सब A to Z NCERT से ही लिखवाई गई हैं, NCERT से ही आप लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया है। अभी आपको सिर्फ C3 चक्र के बारे में बताया गया। अब इसके बाद जो टॉपिक होगा पार्ट 7, उसमें आपको C4 पथ और कैम साइकिल के बारे में भी बताया जाएगा। तो आप लोग जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। आगे जो भी पार्ट होगा उसमें आगे के टॉपिक बताए जाएंगे और साथ में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन और उन पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन भी अगले पार्ट में आपको पूछा जाएगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से याद करें, तैयार करें, बार बार लिख के प्रैक्टिस करें। जब आप इस फिगर को देख कर याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप इसको तुरंत पढ़ेंगे और फिर C4 पथ के लिए आप फिर से तैयार होंगे। तो जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।